हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय आप लोगों ने एक प्लेलिस्ट देखी होगी हिंदी की, और उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो है ना, अगर आप एक बार देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 12 से 13 वीडियो है। ऑब्वियस सी बात है कि 12 से 13 वीडियो में आपको वो कंटेंट तो मिल ही जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है कि आकर जो भी पढ़ाई हो रही है ना उसे थोड़ा ख़राब करना है, और ये ऑफलाइन भी होता है और ये ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों से आप दूर रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी चल रहा है। ठीक है, आज जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आपको इन सारी वीडियोज़ का सही मतलब पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या तैयारी सच में की थी या नहीं की थी। ठीक है, तो बहुत इजी आने वाला क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो जब भी आप देख रहे हैं बस याद रखना कि आपको बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। इसको वीडियो को देख लीजिए, इसके अंदर टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के लेकर आया हूँ मैं आपसे। इससे क्या होगा ना, इससे आपका एक आइडिया बन जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही है, प्रीवियस ही वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो वो जाके ज़रूर कर लीजिए। आप में से कई बच्चे हैं जो टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड हो पाएगी, या कंटेंट कुछ भी मैं दे रहा हूँ कैसे प्रोवाइड हो पाएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं ये चीज़ें। ठीक है, और वही सेम चीज़ है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सुन सकता हूँ, उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, कॉमेंट में नहीं हो पाता उतना चीज़। ठीक है, चलिए आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है, बट क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन क्या होता है, उसमें क्वेश्चन तो होते नहीं है तो मुझे लिखने पड़ते हैं, और लिखते समय क्या होता है ना कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। तो अब मैं प्रॉपर लिख के लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर, तो ये है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं अपने पास से बना के ला रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। ये PYQ ही चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीती बिभा बुरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है। ठीक है, सो आंसर हमारे सामने उत्तर है, बीती विभागरी जागरी कविता में कवि प्रकृति को एक स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं जो सो रही है। ठीक है, वह उसे जगाने और नई सुबह का स्वागत करने का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बीती विभावरी जागरी से आपका यानी कविता का क्या कहना है, कवि का क्या कहना है, तो क्यों उसने मानवीकरण रूप दिया है और किस तरीके से मानवीकरण रूप दिया है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए सुखा देखते हैं। उनको प्रणाम कविता से ली गई पंक्ति, ये दुनिया में जिनको गई भूल मैं जिनको से कवि का क्या आशय है। यानी कि उनको प्रणाम कविता जो आपने देखी होगी उसके अंदर जो जिनको का यूज़ किया है ना, जिनको शब्द का, वो जिनको शब्द जो है ना वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आंसर है जिनको शब्द से कवि उन महान लोगों का उल्लेख करता है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, चलिए गा देख। आह्वान कविता से ली गई पंक्ति, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो का क्या भाव है। ठीक है, तो इसका आंसर है, उत्तर हम देखते हैं, यह पंक्ति हमें निष्क्रियता छोड़कर सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए 15 से 20 शब्द में बोले हैं तो 15 से 20 शब्द के अंदर ही अंदर लेकर आया हूँ, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं है ये, तो 2 लाइन के आंसर हैं, तुरंत देखते ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ PDF वहाँ से लेकर आप एक बार इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कबीर के पठित दोहे के आधार पर लिखिए कि निंदकों की जीवन में क्या महत्वता है। देखिए ये निंदक वाला जो क्वेश्चन है ना कई बार पढ़ चुके हैं हम, टॉप 5 क्वेश्चन में भी पढ़ा था, उससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा था, और फिर ये टपक गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये निंदक वाला जो चैप्टर है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कबीर के दोहे। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि निंदक हमारे जीवन में दर्पण की तरह होते हैं, वे हमारी गलतियों और कमियों को दिखाते हैं जिससे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 3 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। चलिए, तो कबीर ने दोहे में 2 हाथ उलीचिए किसके लिए और क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व कर रहे थे तब बताया था, और टॉप 5 क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, कि कबीर कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा के लिए 2 हाथ उलीचिए, यानी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, चंद्रग्रहण, देखिए भैया चंद्रग्रहण तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने किस स्वयंवर की और कैसे चर्चा की है।
तो आंसर है चंद्रग्रहण से लौटती बेर कभी एक अनोखे स्वयंवर की चर्चा करते हैं। इसमें चंद्रमा वर है और तारे कन्याएं हैं। बेर जो है, बेर जो चांदनी में चमकती है वो कन्याओं को वर चुनने में मदद करती है। ठीक है, जो बेर है वो चांदनी में चमकती है और कन्याओं को वर चुनने में मदद करती है। ठीक है, तो ये चंद्रग्रहण से लौटती बेर से एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2 लाइन का है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है कि स्वयंवर की चर्चा कर रहे हैं, उसमें चंद्रमा जो है वो वर है और तारे जो है वो कन्याएं हैं और चांदनी जो है वो बेर है। ठीक है, चलिए सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। इसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के प्रश्न लगभग 25 से 25 वर्ड में लिखना है, यानी 25-25 शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बीती विभागरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बीती विभागरी जागरी कविता में सूरदास प्रातःकालीन सौंदर्य का मनोरम चित्रण करते हैं। वे प्रकृति को एक नवविवाहिता के रूप में वर्णित करते हैं जो लज्जावान है और धीरे धीरे जाग रही है। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और चंचल बयार बह रही है और यह सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे हैं और जो मन को मोह लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सुबह का जो दृश्य होता है ना, जो देखा है कभी ने, वही आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से धीरे धीरे जो जाग रही है ना, जो नवविवाहिता के रूप में जाग रही है प्रकृति, और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं, चंचल बयार बह रही है, फूल खिल रहे हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो खा है उनको प्रणाम कविता में कवि को किन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाया गया है। तो उनको प्रणाम कविता में निराला उन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाते हैं जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया ताकि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। कवि इन वीरों को प्रणाम करते हैं और उनके साहस को सलाम करते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ये पोएम है और यही पोएम आपको अगर ऐसे राइटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो क्लास 11th में जब आप आर्ट्स लेकर जाएंगे, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके आर्ट्स लेंगे। ठीक है, मुझे पता है, अगर आपको है ऐसे, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं अगर जो आर्ट्स ले रहे हैं आगे, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 11th और 12th के लिए वो बनाया है स्पेशली, और क्लास 11th 12th के आर्ट्स के बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, और उसमें आर्ट्स की सारी वीडियोज़ आती रहती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप आगे भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो सारी हमसे पहले गुजरेगी, फिर आप तक पहुँचेगी। ठीक है, यानी हो सकता है आप तक पहुँचे ही ना, क्योंकि हम पहले ही रास्ते में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैंने बता दिया फिर से, खुशखबरी। तो खुशखबरी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो 6 मई को हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जहाँ पे मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि आगे आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि गा क्वेश्चन कौन सा है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर प्रकृति के प्रति मानव की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्रसाद प्रकृति के प्रति मानव की विनाशकारी भूमिका को दर्शाते हैं। मनुष्य ने प्रदूषण, वनों की कटाई और अन्य विनाशकारी कार्यों द्वारा पृथ्वी को क्षति पहुंचाई है। कवि इस विनाश के लिए मनुष्य को जिम्मेदार ठहराते हैं और प्रकृति से क्षमा मांगते हैं। क्लियर? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है ना, उसके अंदर आप यही देखेंगे, पोल्यूशन, वनों की कटाई, उसके कारण क्या है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। क्लियर? चलिए सो घा देखते हैं क्या है हमारे सामने। हाँ है हमारे सामने, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों के बारे में वर्णन किया है। देखिए इसके बारे में हमने जस्ट ऊपर अभी बात की थी ना, याद है कि जहाँ पे बात करते हैं निराले जी, चांदनी रात के अद्भुत दृश्यों का वर्णन किया। चांदनी से नहाए हुए पेड़, फूल और नदी एक अलौकिक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। तारों की चमक है, पक्षियों का मधुर स्वर इस सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ाता है। कवि इन प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से प्रकृति की खूबसूरती और उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चंद्रग्रहण से लौटती बेर, मैं फिर से कह रहा हूँ, चंद्रग्रहण से लौटती बेर पर आप जरूर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके जाइएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी NIOS के एग्जाम है, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पेपर का पैटर्न कभी भी बदल सकते हैं वो लोग, ऑन द स्पॉट भी बदल देते हैं। पिछली बार तो देखिए SST में डिलीटेड क्वेश्चन दे दिया आपको, डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 वर्डों में दिए। ठीक है, 20-20 वर्ड्स में दीजिए, यानी शब्दों में दीजिए। चलिए तो फर्स्ट है, गिल्लू का महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव
का होना किन बातों से पता चलता है। ठीक है, तो आंसर है हमारे सामने, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है कि गिल्लू का महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव इन बातों से पता चलता है कि पहला तो वह महादेवी के साथ ही रहता है और उनके आसपास घूमता था और उनके प्रति स्नेह दिखाता था। दूसरा है, जब महादेवी दुखी होती थी तो गिल्लू भी दुखी हो जाता था और उन्हें खुश करने की कोशिश करता था। महादेवी गिल्लू को अपना मित्र मानती थी और उसके साथ खेलती थी। गिल्लू महादेवी की रक्षा भी करता था, जैसे कि जब सांप ने उन पर हमला किया तब। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं खा। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया किसे कहा गया और क्यों। चलिए देखते हैं आगे। तो खा है हमारे सामने, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया किसे कहा गया और क्यों कहा गया। चलिए आंसर देखते हैं कि उत्तर है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जादू की पुड़िया कहानी को कहा गया है और क्योंकि ये कहानी पाठकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो जादू और कल्पना से भरी हुई होती है। ये कहानी पाठकों को सिखाती है कि कैसे कल्पना और सपनों की शक्ति जीवन में खुशियाँ ला सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में हमने देखा कि वो जादू की पुड़िया ना कहानियों को बता रहा है, क्योंकि आप खुद सुनिए, जब मैं कहानी सुनाऊंगा आपको तो आप भी उसके अंदर एक इमेजिनेशन में खो जाते हैं। ठीक है, तो उस इमेजिनेशन के अंदर जब आप खो जाते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, वो जादू की पुड़िया बन गई आप लोगों के लिए। ठीक है, गा क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और परिवार में हुआ। अध्ययन के समय उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई। ठीक है, यानी कि जो कल्पना चावला है कहाँ पे जन्म हुआ उनका और किस परिवार में हुआ, उसके प्रति उनका जो अंतरिक्ष में रुचि थी ना वो कैसे बढ़ी। तो कल्पना चावला का जो जन्म है ना वो हरियाणा में हुआ, ये हम सब जानते हैं। हरियाणा राज्य के आज भी करनाल है ना, करनाल शहर में हुआ था, वो भी एक हिंदू परिवार में। ठीक है, बचपन से ही विज्ञान की तरफ थी, विमानों की तरफ उनकी रुचि थी। जब वह 14 साल की थी ना, तब उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कैलास्टा चावला को टीवी पर देखा और उसी समय से उनके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पनपने लगा। ठीक है, चलिए तो घा देखते हैं, इंट्रो कैसे कहते हैं और अखबार में इंट्रो का क्या महत्व है। तो इंट्रो को इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है मुख्य पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ बोले तो प्रथम पेज। ठीक है, पहला पेज होता है, वह अखबार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यह पाठकों को पूरे अखबार में प्रकाशित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण खबरों का त्वरित और आकर्षक सारांश प्रदान करता है। ठीक है, यानी समाचार पत्रों वालों को पता होता है कि कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा चलेगी, तो वही न्यूज़ फ्रंट पेज पे रखते हैं वो लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोदी जी के बारे में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति जी के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, या फिर सलमान खान के घर पे गोली चल गई। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, हर बच्चा जानना चाहता है कि किसने जलाई, तो वो फ्रंट पेज पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, ये सबसे पहले आती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है कि ये मुख्य पृष्ठ है और इसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, यानी कि जो पढ़ने वाला होता है ना पाठक, उसके अंदर ना एक रुचि जाग जाती है, इंटरेस्ट जाग जाता है आगे के पूरे क्या होता है पेपर को पढ़ने की। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं सुखी राजकुमार से। अगला क्वेश्चन है, सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखिए कि मेयर के स्वार्थी होने का ज्ञान किन बातों से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर है, सुखी राजकुमार पाठ में मेयर के स्वार्थी होने का ज्ञान इन बातों से पता चलता है। पहला तो वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था। ठीक है, यानी कि मेयर के बारे में लिखना है आपको, मेयर का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसे मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ज़रूरतमंदों की, वह केवल अपनी सुख सुविधाओं के और शान शौकत में रुचि रखता है, जैसे पहले राजकुमार रखता था मरने से पहले। ठीक है, जब सुखी राजकुमार ने उसे गरीबों की मदद करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और राजकुमार को शहर से बाहर निकाल दिया। वह केवल सुंदर और आकर्षक चीज़ों में रुचि रखता था, जैसे कि सुखी राजकुमार की पहले जो मूर्ति थी उस पर। ठीक है, फिर बाद में अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसे उठा के क्या हुआ, डस्टबिन में फेंक दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो सुखी राजकुमार से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो चांसेस है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए, तो आप ये पूरे चैप्टर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो पहला है, फीचर किसे कहते हैं और उसके भेदों को लिखते हुए मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया उन्होंने। ठीक, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना खतरनाक तरीके से पूछ रहे हैं कि फीचर किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए और उसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो फीचर एक समसामयिक विषय पर लिखा गया विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक लेख है। इनमें क्या देखने को मिलता है, तथ्य देखने को मिलते हैं, आंकड़े, घटनाएं और लोगों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। फीचर के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला तो व्यक्ति परक। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत और उपलब्धियों को दिखाया जाता है। विषयगत में किसी विशेष
विषय या समस्या या घटना पर केंद्रित होता है। सामाजिक फीचर, जिसमें किसी समाज के मुद्दे की बात होती है, परंपरा की बात होती है और प्रवृत्ति की बात होती है। ठीक है, अगला आता है फीचर की मुख्य विशेषताएं। देखिए, फीचर की मुख्य विशेषताओं की बात करूँ तो रोचक, आकर्षक शैली होती है इसमें, पाठ को शिक्षित करता है यानी जागरूक करता है, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, यानी कि जो भी पढ़ोगे ना तो उसका एनालाइज करके दे देगा कि भाई ये सही है या गलत है, ये भी बता देगा। ठीक है, इसके अलावा तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। कोई भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया तो लिख दिया, नहीं, पहले तथ्य और फैक्ट चाहिए तब उसके ऊपर बात हो सकती है। और लास्ट है पाठक की कल्पना। ठीक है, ये कभी कभी पाठक की कल्पना भी निर्भर कर देता है कि भाई अगर पूरे डाटा और फैक्ट नहीं मिले तो क्या पाठक लिखेगा? नहीं लिखेगा, बिल्कुल अपनी कल्पना के अनुसार लिखेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ये बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और उनका कार्य क्षेत्र बताइए। तो पहले तो लिख लीजिए कल्पना चावला, जो भारतीय महिला अंतरिक्ष में गई थी पहली। फिर इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर मदर टेरेसा के बारे में बता देना, जो भारत में गरीबों और बीमारों की सेवा करने वाली मिशनरी थी। ठीक है, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, पहली भारतीय थी। ठीक है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था महिला में। ठीक है, चलिए, तो गिल्लू किन क्रियाओं से लेखिका का ध्यान आकृष्ट करता था और क्यों? ठीक है, तो गिल्लू चहचहाना, टहलना और लेखिका के आसपास घूमना जैसी क्रियाओं से लेखिका का ध्यान आकृष्ट करता था। वह अपनी चंचलता और जिज्ञासा से लेखिका को खुश रखता था। ठीक है, गिल्लू लेखिका का दोस्त था और उसे अकेलेपन महसूस कभी होने ही नहीं देता था। क्लियर, चलिए, तो घा है हमारे सामने। बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बहादुर जैसे घरेलू नौकरों के प्रति आप कैसा व्यवहार करना चाहेंगे और क्यों? तो बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक समाज में वर्ग भेद और भेदभाव को उजागर करना चाहता है। और बहादुर एक ईमानदार और मेहनती घरेलू नौकर है, लेकिन उसे अपनी सामाजिक स्थिति के कारण अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेखक हमें सिखाता है कि सभी लोग समान हैं और हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको बहादुर जैसे घरेलू नौकरों के प्रति आपको कैसा होना चाहिए, तो पहले सम्मान और दयावान से पेश होना चाहिए। ठीक है, यानी सम्मान और दयावान होना चाहिए। उसके अलावा उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उसके काम की सराहना करनी चाहिए, जो भी काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। उनके प्रति ईमानदारी और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अगर इस वीडियो को आप डबल स्पीड में दोबारा देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़ है, जो भी बच्चे यहाँ पे पेंटिंग वाले हैं, जो मुझसे बोल रहे हैं भैया पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर करा दीजिए, आप हिंदी का एग्ज़ाम देकर आइए, शाम को आपको यहाँ पे पेंटिंग का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और मैं बता रहा हूँ कि हिंदी पेंटिंग के लिए तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 9 चैप्टर आ रहे हैं। 9 के 9 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए, सो आज का लेक्चर यहीं तक। और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए इस चैनल को, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए कार्य और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, जय हिंद।